स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। टुडे वी हैव रीच्ड द 6th पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर. We will read two topics today. One is the triangular slave trade, its implications and the problems faced by the African people within the plantations, and another is the impact of the French Revolution on the common people and their daily lives in France as well as other parts of the world and in Europe. So part 6 शुरू करते हैं अपने चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का. Let's start the 6th part. Here we can say that the important topic is triangular slave trade. तो slave trade began in the 17th century. तो 17th century में slave trade शुरू हुआ. क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो यूरोपियन ट्रेड के द्वारा अलग अलग एरियाज़ में जा रहे थे, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. इसी तरीके का से उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ ने. जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाई, जैसे फ्रांस ने भी हमारे देश के एक हिस्से पे एक कॉलोनीज़ बनाई, ऐसे ही उन्होंने कैरिबियन आइलैंड्स, जो कि अटलांटिक ओशन का एक आइलैंड है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई. तो ये जो है स्लेव ट्रेड शुरू हुआ. आप एक मैप में भी देख सकते हैं कि फ्रांस के जो बोर्डेक्स और नेंटिस शहर थे, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है कुछ मर्चेंट्स की. वो जाकर अफ्रीका जाते हैं. अफ्रीका जाके अफ्रीका के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ से ब्लैक लोगों को या अफ्रीकन लोगों को ख़रीदते हैं, जिनको वो नीग्रो भी बोलते थे. उनको वहाँ से ख़रीदते हैं लोकल चीफ से बहुत ही सस्ते पैसे में, और गुलामों की तरह बिना कोई सैलरी दिए कार्य कराने के लिए ले जाते हैं. उनको बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है. साथ ही साथ उनको बहुत ही पुअर कंडीशन में पैक कर दिया जाता है. लगभग 3 महीने की एक लंबी यात्रा में वो जानवरों की तरह उनको पैक करके ले जाया जाता है. वहाँ पे उनसे प्लांटेशंस में काम कराया जाता है, और प्लांटेशंस में काम कराने के बाद वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है मेनली 3 चीज़ों का, इंडिगो, टबैको और शुगर केन, उनका प्रोडक्शन हो रहा है. और वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ले जा रहे हैं वो वापस यूरोप. तो इस तरीके से ट्रायंगल बन गया. कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ. यूरोप से अफ्रीका गए, स्लेव्स लिए, स्लेव्स को लेके कैरेबियन आइलैंड्स गए, वहाँ पे उनसे काम कराया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, और फिर वापस जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसको कहाँ लेके आए? यूरोप. सो इस तरीके से हमारा जो ट्रायंगल है स्लेव ट्रेड का वो पूरा हो जाता है. They were sold to plantation owners. Then they exploited by minimum food and all day work. वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था प्लांटेशन में, और उनको कम से कम खाना दिया जा रहा था और सारा दिन उनसे काम कराया जा रहा था. आप एक इमेज में देख सकते हैं प्लांटेशन में कार्य करते हुए कुछ लोग, जिनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो इन यूरोप. तो जो स्लेव ट्रेड है उससे पॉसिबल हो पाया कि बहुत सारे वर्कर्स वो अफ्रीका से वहाँ ले जा सके, और उन्होंने उनसे वहाँ पर काम कराया दिन रात. और जो बढ़ती मांगें थी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो, उसकी मांग को पूरा किया जा रहा था यूरोप की और फ्रांस की. पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नेंटिस डेवलप्ड ड्यू टू द स्लेव ट्रेड. जो पोर्ट सिटीज़ थे उनमें से बहुत सारे शहर विकसित हुए, जिनमें से 2 प्रमुख थे, नेंटिस और बोर्डेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हुए, डेवलप्ड हुए. मर्चेंट्स के पास और आम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, क्योंकि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था बहुत अच्छे से. देयर वॉज वेरी लेस क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस टिल द 18th century. बहुत ही कम क्रिटिसिज्म था फ्रांस में स्लेवरी के लिए. वो उसको बहुत इजी लेते थे कि हमारे देश के लोग तो ज़्यादातर उसमें है नहीं, जो फॉरेनर्स हैं उनकी जो ख़राब हालत है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है. सो दे डिडंट केयर. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द कन्वेंशन ऑफ 1794, दे पास द लेजिस्लेशन, जिसमें उन्होंने ओवरसीज टेरिटरीज, यानी कि जो फ्रांस के बाहर के जो एरिया हैं जिस पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई हैं, कब्जा किया हुआ है, कंट्रोल है, वहाँ पे स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया. कहाँ पे? कब? 1794 के कन्वेंशन में. पर वो जो एबॉलिशन है, या वो जो स्लेव ट्रेड या स्लेव्स को ले जाना जो उन्होंने बैन किया, वो सिर्फ 10 साल तक ही टिका, और 1804 में नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस की. बट फाइनली 1848 में स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड फ्रॉम ऑल द फ्रेंच
कॉलोनीज। तो ये है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। उसके बाद कैसे उसको अबॉलिश किया, कितनी खराब कंडीशंस थी वर्कर्स की, कैसे वो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, और फाइनली कब अबॉलिश किया गया। आगे चलते हैं। द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, हमारा अगला टॉपिक, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस रेवोल्यूशन से क्या बदलाव आ रहे थे। एक सवाल भी पूछा है कि क्या कोई पॉलिटिकल थॉट आपके ड्रेस, आपका खाना, ठीक है, आपका रहन सहन, आपके ट्रेडिशंस, आपके विचारों को बदल सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये दिखाया कि हाँ, इन सब चीज़ों को बदला जा सकता है एक रेवोल्यूशन के द्वारा। द चेंजेस इन डेली लाइफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने प्लेज में पार्ट लिया, लोग लाउडली बोलकर उन इलिटरेट्स को बता रहे थे कि रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे स्थापित हो रहे हैं। सेंसरशिप ऑन बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया वाज अबॉलिश्ड, तो रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो सेंसरशिप लगा रखी थी न्यूज़पेपर, मीडिया पर, बुक्स पर, प्लेज पर, सॉन्ग्स पे, उस सबको बैन किया ताकि आम लोगों तक ये विचार पहुंच सकें। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन का, तब स्पीच और एक्सप्रेशन को स्थापित किया गया फ्रांस में। नाउ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेज आर बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, अब किताबों को और अखबारों के द्वारा ये जो आइडिया है इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी का, उसको लोगों तक पहुंचाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो और रेवोल्यूशन में भाग लें। द आइडियाज़ वर डिस्कस्ड एंड रेड आउट लाउड एट कॉमन प्लेसेस फॉर द इलिटरेट्स, जो इलिटरेट लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, जिनको खुद से पढ़ के समझ नहीं आता था किताबों में, उनके लिए लाउडली ये विचार उनमें स्प्रेड किए गए। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस वर यूज्ड टू स्प्रेड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, उसके अलावा कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल्स, सॉन्ग और प्लेज बहुत सारे बनाए गए जिससे लोगों में जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेवोल्यूशन में पार्ट लें ताकि ये रेवोल्यूशन सफल हो। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, नेपोलियन जो कि 1804 में उसने अपने आप को एम्परर प्रोनाउंस किया फ्रांस का, वो गद्दी पर बैठा और धीरे धीरे उसने आसपास के देशों पर कब्जा किया। उससे पहले उसने कुछ रिफॉर्म्स किए जिसको आप नेपोलियनिक कोड 1804 के नाम से जानते हैं, जिसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, जो टैक्सेस थे एक रीजन से दूसरे रीजन में सामान ले जाने और लाने के, उनको अबॉलिश किया, जो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम है उसको एक स्टैंडर्डाइज किया, उसके अलावा जो इतनी सारी करेंसीज़ हैं उनको कम करके 2 में कन्वर्ट किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश किया, राइट टू वोट इस्टेब्लिश किया, इस तरीके के बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए। इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इनिशियली ही वॉज सीन एज अ लिबरेटर, इनिशियली या शुरुआत में उसको एक लिबरेटर के रूप में देखा गया कि वो सबको आज़ादी दिलाने में के लिए काम कर रहा है, बट लेटर ऑन उनको व्यू किया गया कि वो एक इन्वेडर है और अपना जो एजेंडा है वो आसपास के देशों पर, आसपास के रीजन्स पर थोपना चाहते हैं। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, शुरुआत में स्टेप्स भी बहुत अच्छे लिए, पर अल्टीमेटली जो इम्पेरियलिज्म का एम था उनका, यानी कि साम्राज्यवाद का एम था, उसके वजह से उनका एजेंडा फेल हो गया। Finally, he was defeated at Waterloo in the year 1815. Many of his reforms spread the ideas of liberty, justice, and equality in different parts of France and Europe. तो अब आगे देखते हैं। The ideas of liberty and equality are most important contribution of the French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है, जो उन्होंने योगदान दिया है देश में, खुद के देश में, यूरोप में और अन्य देशों में, विश्व के, उनकी जो धारणा बदलने का प्रयास किया है और उनमें विश्वास जगाने का प्रयास किया है कि हाँ, एक रेवोल्यूशन से आज़ादी मिल सकती है, इक्वालिटी आ सकती है और न्याय हो सकता है, लॉ कैन बी इक्वल फॉर ऑल। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु एडमायर्ड द आइडियाज़ फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय वो 2 लोग थे जिन्होंने इस आइडिया को एडमायर किया और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया को आगे बढ़ाया और उससे इंस्पिरेशन लेते हुए लोगों में रिफॉर्म लाने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय की इमेजेस देख सकते हैं आप। उसके बाद कुछ न्यू टर्म्स देखी हमने, इस चैप्टर में है आपके में, हालांकि मैंने यूज़ करना अवॉइड किया क्योंकि ये शब्द जो है एक उसमें से बैन है। सो निग्रोज, व्हाट इट इज़, अ डेरोगेटरी टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, एक ऐसी टर्म जो पहले यूज़ होती थी
अफ्रीका के ब्लैक लोगों के लिए, उसको कहते हैं निग्रोज। इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, किसी चीज़ से आज़ादी पाना होता है इमेंसिपेशन। तो आप देख सकते हैं कि स्लेव्स को लेकर आ रहे हैं उनके मास्टर्स और उनसे काम करा रहे हैं, इन्हीं लोगों को अक्सर निग्रोज से संबोधित करते थे। और यहाँ पे एक इंसान जो इमेंसिपेट हो गया है, फ्री हो गया है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फ्रीडम, यहाँ पे मेंटल फ्रीडम भी उससे तात्पर्य है इमेंसिपेशन से। तो अब आखिरी भाग पर आ जाते हैं आज के लेसन के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या प्रमुख कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 इंडियंस हु हाईली एडमायर्ड द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Question number 4, how can you say that revolution brought a change in the daily life of common people in France? Give examples to support the statement. आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों की हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बदलाव लाया, उसके लिए एग्जाम्पल्स दें। Which 2 port cities of France flourished due to triangular slave trade? Question number 6, which of the French society बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी का कौन सा हिस्से को या किस पार्ट को या किस डिवीजन को फ़ायदा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, किन ग्रुप्स को फोर्स कर दिया गया कि वो सत्ता को, पावर को छोड़ें और प्रिविलेजेस को छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ राइट्स वी एंजॉयड टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसे राइट्स की लिस्ट निकालें जो आज हमें मिल रहे हैं और जिसका आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड all topics we have read today and all topics which we have read in the 6 videos which covers this chapter. If you still have doubts, you are always welcome. Do ask your questions. Thank you and have a nice day.